तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में जिसका बिहार में अनाउंसमेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। बिहार में शायद 3-4 जगह पर इसका बनाने का योजना है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपको पावर जनरेशन के लिए होता है, जैसे थर्मल होता है, हाइडल होता है। बेसिकली जल्दी से इक्विपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। जो मेन इक्विपमेंट होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक जनरेटर होता है, एक टरबाइन होता है। टरबाइन ऐसा संयंत्र होता है कि उसमें घूमने वाला पहिया लगा रहता है, उसको घुमाया जाता है और उससे एक शाफ्ट, जैसे ये घूमने वाला पहिया है उसके साथ एक शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट जो है यहाँ जनरेटर होता है, जनरेटर में जाकर कोयल को घुमाता है। कोयल में बाहर से बिजली दिया जाता है, सरकारी बिजली आता है शुरू में, बाहर से बिजली दिया जाता है जिससे चुंबक उत्पन्न होता है और उस चुंबक के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है। सारा का सारा चीज़ जो है, देखिए ये जनरेटर है, ये टरबाइन है, सारा का सारा चीज़ इसको घुमाने पर है। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं ताप विद्युत घर, मतलब जो कोयला से चलता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कोयला से गर्मी पैदा करके पानी को वाष्प में, भाप में परिणत किया जाता है, उस भाप से इसको घुमाया जाता है। ऐसा रहता है, हॉरिजॉन्टल लगता है थर्मल पावर प्लांट में। और जो हाइडल पावर प्लांट होता है पन बिजली, उसमें ये ऐसा रहता है, मतलब टरबाइन नीचे है, जनरेटर ऊपर है, जो पानी है, पानी का फोर्स को लेकर टरबाइन को के व्हील पर डाला जाता है, ब्लेड पर, और टरबाइन ऐसे घूमती है, ऊपर में जनरेटर घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर में जो यूरेनियम है उसके हीट से स्टीम बनता है, भाप बनता है। उस भाप को फिर जो टरबाइन है अपना हॉरिजॉन्टल ही होता है, ये टरबाइन है, जनरेटर है, जब उससे हीट से भाप बन गया तो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर में रहता है, जनरेटर को घुमाता है और बिजली बनती है। ये कहानी आप समझ गए। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आप चीज़ बताते हैं। आज के डेट में इंडिया में जो ऑपरेशनल पावर प्लांट है, तारापुर, कुडाईकुलम, राजस्थान एटॉमिक पावर काइगा कर्नाटका में है, काकरपार, मद्रास एटॉमिक पावर और नरोड़ा। ये जो 3 और 4, 7 जो है सो ऑपरेशनल है। ये 7 के अंदर में 1, 2, 3, 4 करके ऐसा यूनिट होता है, कई सारा यूनिट। अब जो एक्सटेंशन में है, नॉर्मली एक्सटेंशन में जो ऊपर का पावर प्लांट है वही है, जैसे कुंडनकुलम में जो है सो 3, 4, 5 और 6 ये यूनिट, 4 यूनिट बन रहा है नया। राजस्थान एटॉमिक में 7 और 8 बन रहा है। गोरखपुर हरियाणा में अणु विद्युत परियोजना है, ये बिल्कुल नया है, इसमें 2 यूनिट एक साथ बन रहा है। काइगा में एक्सटेंशन है, 5 और 6 नंबर यूनिट बन रहा है। और एक है कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु में ये जो है लिखता है इसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पता नहीं इसमें क्यों डाला है। इसके बाद जो आगे फ्यूचर में बनने वाला है बिल्कुल नया है। ठीक है, देखिए एक्सटेंशन वाला कितना जगह हो गया है, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। जो फ्रेश जो बनने वाला है फ्रेश, उसमें जैतपुर महाराष्ट्र, चुटका मध्य प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत नगर 3 और 4 नंबर यूनिट, ये भी तो एक्सटेंशन नहीं कहलाएगा। माही बांसवाड़ा राजस्थान, कोवाडू न्यूक्लियर आंध्र प्रदेश और भीमपुर न्यूक्लियर मध्य प्रदेश। तो मोटा मोटी अगर इस हम लिस्ट में देखते हैं तो किसी भी स्टेट में 2 से अधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है। बिहार में 3 या 4 का अनाउंसमेंट हुआ है। अभी इसमें क्या है आप समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर सिस्टम होता है जिससे हीट हमको जनरेट करना, वो सिस्टम ऐसा है कि जो यूरेनियम है, जैसे आम अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अल्फांसो है, बिहार में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, महाराष्ट्र से आता है। ठीक है, लंगड़ा है, महाराष्ट्र में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश से आता है। वैसे ही मिनरल्स भी अलग अलग टाइप का होता है। एक ही मिनरल जब कई टाइप में पाया जाता है तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं, डीप में जाने का जरूरत नहीं है। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235। ठीक है, उसका यूज होता है आपको
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है। खास करके जो बम होता है उसमें यूरेनियम 235 का यूज होता है। उससे नीचे का ग्रेड का जो यूरेनियम है उसका यूज होता है पावर जनरेशन में, ठीक है। आइसोटॉप्स का नंबर हमको याद नहीं है, लेकिन 235 को जो है वो एटम बम बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इतना समझ गया है। अभी क्या है कि इंडिया के पास U-35 एनरिच करने का टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यूरेनियम अगर मिलेगा, देखिए एक लिमिट लेवल का जो मिनरल होता है, जैसे समझ लीजिए कि यूरेनियम का U-35 का 3-4 ग्रेड नीचे का यूरेनियम जो होगा उसको हम लोग U-235 में उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ समस्या ये आता है कि वो जिस ग्रेड का यूरेनियम को हम लोग एनरिच करते हैं उसको 235 में डालने का ऊपर के ग्रेड में ले जाने को एनरिचमेंट बोलते हैं। तो जो एनरिचमेंट का टेक्नोलॉजी है अपने पास है, लेकिन जिस ग्रेड को हम एनरिच करके ऊपर ले जाते हैं वो यूरेनियम हमारे पास नहीं है, ठीक है। उस यूरेनियम का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सप्लायर जो है तो रसिया है, मेरे हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो रसिया से अमेरिका लगता है यूरेनियम, सैंक्शन लगाया है लेकिन यूरेनियम उससे ले रहा है। रसिया से इंडिया नहीं लगता है क्योंकि यूएसए जो है सो उस पर सैंक्शन लगाया हुआ है। लेकिन इस बार जब पुतिन आए थे तो जो कुडाई कुलाम प्रोजेक्ट है, मैं नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बेसिकली जो है तो राजस्थान का तमिलनाडु का है, हाँ कुंडनकुलम तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है, ये रसिया लगा रहा है। तो इसमें अभी पुतिन जी जो आए थे तो प्रेसिडेंट बोल के गए हैं कि हम इसमें यूरेनियम देंगे, ठीक है, और बड़ा प्लांट बनेगा, ऐसा करके और शायद यूनिट लगेगा। लेकिन रसिया से यूरेनियम आने में भी दिक्कत है, जबरदस्ती दे अलग बात है। तो इंडिया को सप्लाई कौन करता है? इंडिया को सप्लाई करता है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस पर भी अगर सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका प्रेशर डालेगा तो उसमें मुश्किल सबसे बड़ा हर्डल है। उसके बाद क्या है कि जो यूरेनियम प्रोजेक्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहीं भी लगता है तो सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पर क्या आती है, इन्वायरमेंटल इशू कोई खड़ा नहीं हो जाए, क्या है कि रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है इसका। जमीन चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो इवन ऐसा है कि मेरा एक जानने वाला राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहा था, उसको कंक्रीटिंग स्टार्ट करने में 6 महीना लग गया, करीब मेरे ख्याल से उस प्रोजेक्ट को खत्म होने में 12-13 साल लगा होगा, अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा। बीच में यूरेनियम का इशू आ गया तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया, सभी स्टाफ बैठा रहा। तो ये बड़ा इशू है यूरेनियम सप्लाई। सेकेंड इशू है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्किंग पर जनरेटर के बारे में समझा दिया। ये क्लीन एनर्जी बुलाया जाता है। क्लीन एनर्जी इसलिए बुलाया जाता है कि इससे कार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो ओजोन लेयर को डैमेज करता है, उसका उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। इसके पावर के लिए कोयला का खदान, कोयला ढूंढने का जरूरत नहीं होता है, उसका माइनिंग का जरूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको क्लीन एनर्जी बुलाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है, अगर बढ़िया से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाएगा। पहले के ज़माने में भारी पानी D2O हेवी वाटर यूज किया जाता था कूल करने के लिए। इसको बताते हैं, जब देखिए रॉड के फॉर्म में आता है वो, ठीक है, वो रॉड रहता है यूरेनियम का, ठीक है। उसको रोबोटिक टाइप से करके उसको रिएक्टर में डाला जाता है। रिएक्टर वो जगह होता है जहाँ पर रिएक्शन न्यूक्लियर अंदर में जो है एटॉमिक रिएक्शन स्टार्ट करता है ना। तो रिएक्शन स्टार्ट किए, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर से पानी स्टीम बना और सुपर स्टीम बनता है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, ठीक है। तो हेवी वाटर का यूज़ किया जाता था। आज के हेवी वाटर का क्यों यूज किया जाता है कि भाई टेम्परेचर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो बंद ही नहीं होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, हीट कम हो, हेवी वाटर का यूज होता था। अब जाके यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो होगा, देखिएगा, पढ़ भी सकते हैं अगर जानकारी हो तो। आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट वो सिलेट है ना, एक मिनरल है जो सिलेट, बचपन आप लोग नहीं देखा होगा,
आप अभी यूज होता है ग्रेफाइट को, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जैसे नीचे ग्रेफाइट है, उसमें होल है, ठीक है, और उसके ऊपर रॉड है, रॉड से हीट निकल रहा है। जब हीट को कम करना हुआ है तो जितना रॉड है सबको ग्रेफाइट ऐसा रहता है सिलिंड्रिकल शेप में कटा हुआ है, उसके अंदर रॉड चला गया, टेम्परेचर कम हो गया, फिर ऊपर निकाल दिया, फिर टेम्परेचर जो है सो उसका बढ़ना शुरू हो गया, मतलब बाहर निकलना शुरू हो गया। वो एक टाइप का पानी के अंदर में रखा रहता है, वो पानी, और उसमें बहुत सारा पानी हीट होता है। वो पानी को नहीं रखेगा तो पूरा चैम्बर को जला देगा, ठीक है, इसलिए पानी रखा जाता है। फिर वो जो हीट उसमें भरता है पूरा ऊपर से कवर्ड रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब हीट जनरेट अंदर में होता है तो अंदर में ट्यूब रहता है जिसके थ्रू पानी को सर्कुलेट करता है। वो पानी सर्कुलेट होते हुए फिर टरबाइन की तरफ जाता है। प्रोसेस से बहुत सारा, इतना सारा समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। डीमिनरलाइज किया जाता है, उस पानी में किसी तरह का मिनरल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अलग रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो अभी समझ गए, सबसे अधिक जो अभी रनिंग में जो चल रहा है अपने पास न्यूक्लियर पावर, सबसे अधिक मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 2 है, ऐसा करके 2 से अधिक किसी स्टेट में नहीं है। हमारा करने का मतलब बिहार में 3 या 4 अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगने में कम से कम आपको, छोटा भी लगाएंगे तो 10 साल 12 साल लग जाएगा, लगेगा ही लगेगा। इस जितना प्लांट है वो सबका अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए सिविल में कोई दिक्कत नहीं है, सिविल स्ट्रक्चर आप बना देंगे, लेकिन बाद में जो बनता है यूरेनियम कहाँ से आएगा, उसके अंदर में बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, अपने यहाँ बनता नहीं है। अगर उस इक्विपमेंट को बनाने लगेंगे तो और कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे थर्मल पावर है, थर्मल पावर हम लोग के लिए बहुत हैंडी हो गया। 2 से 3 साल में हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट कर ही देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा यूनिट हो। मैक्सिमम 2 साल में के डेट में स्टार्ट हो जाता है। अब बात है अभी इसका वर्टिकल बॉडी है न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो करता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका अनाउंसमेंट हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को खोला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा, ऐसे 10 साल में बनाएंगे तो नहीं होने वाला है। सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं, क्योंकि फॉरेन स्ट्रेटेजी के ऊपर खर्चा होता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को देता है तो सबसे पहला इसमें नाम है L&T पावर। L&T पावर इसलिए क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्शन का पूरा ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा है कि वो कंपनी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन कंपनी एज ए प्राइवेट एंटिटी बहुत फास्ट काम करती है, ठीक है। उसका फॉरेन में भी बहुत सारा ब्रांचेज है और विदेश में नाम है उसका। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी, टेक्नोलॉजी तो इंडिया अपना गवर्नमेंट ट्रांसफर करा के देगा, ठीक है। बाकी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन दे देगा L&T को। दूसरा नाम आता है अदानी का। अदानी के पास जो वेल्थ जनरेशन है वो अच्छा है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन ये और कंपनी से कर देगा। बहुत सारा कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जिसमें पहला जो है सो आपको L&T ही आता है, L&T कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। L&T के बाद अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। सेकेंड में जो कंपनी आता है सुकुमार मंगलम बिरला का ग्रुप है, जो हिंडाल्को चलाता है, उसको दे सकते हैं। उसका भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस ग्रुप है। ये 3 है। 3 के अलावा चौथा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो है आपको टाटा पावर या टाटा प्रोजेक्ट। टाटा पावर अगर चलाने के लिए दिया जाए तो टाटा पावर को देंगे, टाटा प्रोजेक्ट और TC मिल के उसको बनाएगा। आज की स्थिति में तो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए 3 कंपनी हुआ है, लार्सन एंड टुब्रो, अदानी एंटरप्राइज और आपको हिंडाल्को का जो ओनरशिप है बिरला ग्रुप उसका हुआ, जिसका बहुत सारा सीमेंट प्लांट है, अल्ट्राटेक है। तो 3 है अपने पास। 3 के अलावा अभी चौथा टाटा पावर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो मोटा मोटी और समझ गए होंगे कि बिहार में 4 का अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये नहीं कि 2 साल में बन जाने वाला है।
पहले तो 6 महीना साल भर उसका लैंड एक्वायर करने में ही लगेगा। आसपास बहुत बड़ा वाटर बॉडी होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर लगाना है तो वाटर बॉडी होना चाहिए, और जो आपका आबादी है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा सेफ जगह पर, ये भी बहुत अधिक जरूरी है। भले ही बाद में आबादी बढ़ते बढ़ते प्लांट के पास आ जाए। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ उत्तर प्रदेश में नरोड़ा एटॉमिक पावर है, तो नरोड़ा एटॉमिक पावर जो है सो मुरादाबाद के पास है, ठीक है। मैं देखा वहाँ पर जाकर तो काफ़ी सारा आबादी हो गया वहाँ पर, जबकि आबादी होना नहीं चाहिए, उसको बचा ही नहीं सकते। जो हर्डल में सबसे बड़ा है कि यूरेनियम अपने पास नहीं है। अब्दुल कलाम के टाइम में यह हुआ कि जो जाडूगोडा एक जगह है जहाँ थोड़ा बहुत यूरेनियम थोरियम निकलता है, बहुत थोरियम भी एक तरह का रेडियो एक्टिव मिनरल है, तो उन्होंने बोला था कि थोरियम से ही हम लोग एटॉमिक पावर जनरेट करेंगे, तो उस पर काम हुआ नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इतना नहीं है। थर्मल पावर प्लांट तो इसलिए लगाने से मना कर रहा है लोग या नहीं सोच रहा है क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो बोलता है कि जो कंट्री जितना अधिक कार्बन के एमिशन करेगा उसको उतना अधिक पेनल्टी लगेगा, ये और तो भी चक्कर है। अब लोन वगैरह सैंक्शन IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे जो भी है, लोन सैंक्शन के लिए भी ये सब क्राइटेरिया रख दिए हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, ये है वो है। तो बिना लोन का बिना पैसा का तो बनेगा नहीं। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल कुडाईकुलम जो तमिलनाडु का है वहाँ पर पुतिन जी जो अगला 2-3 यूनिट है बोल के गए कि यूरेनियम देंगे और हम इसको एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत आप समझे होंगे, ये एजुकेशनल नहीं है लेक्चर, ये लेक्चर जन साधारण खास करके बिहार के लोगों को बहुत अभी जिज्ञासा होगा इस बात का कि हमारे यहाँ पावर प्लांट आ रहा है। तो बिहार के लोग इस वीडियो को देखे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर आप डालिए कि और क्या क्या चीज़ जानना चाहते हैं अपने स्टेट के बारे में। मैं भी बिहार से हूँ, आपको बहुत सारा चीज़ बताऊँगा जो मैं 50-55 बरस की उम्र में दुनिया भर में देखा हूँ, सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मेरा जो एजुकेशनल वीडियो है वो कॉपीराइट है, जल्दी मिल नहीं पाता है, हाँ, तो मैं साथ साथ कभी कभी एक शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो बनाकर भी चैनल पर डालता रहूँ, उसको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।